स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने आर्टिकल 16 तक बात की थी ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, है ना। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड, या फिर उसको छुआछूत के आधार पर, किसी जाति धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नो सिटीजन नहीं लिखा है, नो पर्सन लिखा है। ये पर्सन को दिया हुआ राइट है, यानी कोई फॉरेनर है और अगर वो आया है तो उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट इन नेचर। बाकी सब क्या है, लिमिटेड है। ये एब्सोल्यूट है, सबके साथ कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन है, इसके साथ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसमें क्वालिफाइड होना होता है आपको, जब आप क्वालिफाइड होते हैं तो फिर आपको वो राइट मिलता है। और ये जो राइट है इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी हैं आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती। अब चूंकि वो जेंडर भी लिखा है, सेक्स भी लिखा है, तो मेल और फीमेल दोनों के आधार पर भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबरीमाला वाला मुद्दा भी यहीं आएगा, ठीक है, यानी मंदिर प्रवेश वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रवेश को भी इसी में लिया है कि जो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाला मुद्दा है वो भी यहीं आएगा। दलितों वाला के साथ में जो छुआछूत होती है उसको भी यही लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एब्सोल्यूट है। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो दरअसल स्टेट किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेगा। स्टेट के अगेंस्ट है, ध्यान रखिए, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट। लेकिन कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा। व्यक्ति करेगा तो, अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, क्या वो 17 में आएगा? नहीं। कोई आदमी अगर करेगा तो उसके साथ 17 नहीं लगेगा, उसके साथ लगेगा एट्रोसिटीज़ एक्ट वाला, SC/ST एट्रोसिटीज़ वाला 1955, ठीक है। उसके लिए 1955 लगेगा, आर्टिकल 17 नहीं। आर्टिकल 17 स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया, दूसरे देश से भी आया, कहीं से भी आया, तो अनटचेबिलिटी तो कम से कम उसके साथ नहीं होगी। तो फिर क्या 16 में जॉब नहीं मिलेगा उसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी विदेशी व्यक्ति को, वहाँ तो सिटीजन लिखा है, नो सिटीजन। तो नो सिटीजन शैल प्रिवेल, नो सिटीजन शैल प्रिवेंट, वो लिखा हुआ है कि यानी कि कोई नागरिक जो है उसको आप नहीं रोकेंगे। और यहाँ पर्सन है, तो क्या डिफरेंस है सिटीजन और पर्सन में कि 15 वाला जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और ये वाला जो है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, पब्लिक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें कहीं पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। किसके साथ? सिटीजन्स के साथ में। फिर तो क्या पर्सन्स के साथ हो पाएगा, फॉरेनर्स के साथ हो पाएगा? जनरली फॉरेनर्स के साथ भी नहीं होगा। अगर कोई फॉरेनर अगर भारत के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, नेपाली हैं, भूटानी हैं, श्रीलंका के हैं, है ना, तो खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़ करके, अफगानिस्तान, 3 देशों को छोड़ करके अधिकांश देशों के जो नागरिक हैं उनको पर्सन जो है वो बोला जरूर जाएगा, लेकिन वो सिटीज़न की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। तो फिर सिटीज़न लिख दिया है, उसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत सिटीज़न लिखे होने का मतलब ये है कि अगर सिटीज़न लिखा है तो केवल सिटीज़न ही आर्टिकल 32 में रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सके। कौन जा पाएगा? सिटीज़न जा पाएगा। तो क्या पर्सन? हाँ, पर्सन के लिए ये है कि उसको इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होगा, उसका नौकरियों में एडमिशन होगा, बट ये है कि उसका रेमेडी नहीं मिलेगी उसको। आर्टिकल 32 के तहत जो उसको उपचार मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना अंतर है।
अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तो 17 में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कानून हैं अभी तक, ठीक है, और उसको बनाइएगा। और ख़ास करके अनटचेबिलिटी जो है बहुत, जब हमारा स्वतंत्र, ये जो अनटचेबिलिटी वाला जो राइट मिला है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, ये दरअसल स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक सामाजिक आंदोलन का नतीजा है। जब हम फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही जो है हरिजन आंदोलन और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अम्बेडकर का और गांधी जी का और उनका सबका जो है इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। और अंततः जब देश आज़ाद हुआ तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिबेट हुई और इसको शामिल किया गया। इसके बाद आया एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों के अंत वाला। तो टाइटल्स नहीं धारण कर पाएंगे, टाइटल्स नहीं धारण कर पाएंगे, उपाधियां नहीं धारण कर पाएंगे कोई भी। तो कौन सी उपाधियां नहीं धारण कर पाएंगे कि जो भेदभाव पैदा करती हो, जिससे ऊपर नीचे महसूस होता हो कि ये लोग ऊंचे हैं और ये घटिया हैं, इस टाइप के। एजुकेशनल टाइप क्वालिफिकेशन वो लगा पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकता है, कोई भी पीएचडी है तो डॉक्टर लगा सकता है। तो इनको टाइटल नहीं माना गया, इनको वो वाली उपाधि नहीं मानी गई है, ठीक है। तो बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये दी जा सकेंगे, लेकिन ये लगाया नहीं जा सकेगा। और इनके कुछ नियम जो हैं वो हैं कि जो भारत रत्न जो है वो किस तरह से दिया जाएगा, किन किन को दिया जाएगा, एक साल में कितना दिया जाएगा। तो राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कई बार वो ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका बैलेंस किया जाएगा, कुल मिलाकर के उसको बैलेंस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता 18, नेक्स्ट है 19, आर्टिकल 19 सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि 19 जो है सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबसे ज़्यादा। और उसका कारण है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये जो फ्रीडम है, दो टाइप की स्वतंत्रता मानी जाती है फ्रीडम की, पॉजिटिव फ्रीडम एंड निगेटिव फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम एंड निगेटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम क्या है और निगेटिव फ्रीडम क्या है? जब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फ्रीडम होती है तो वो एक तरह की पॉजिटिव फ्रीडम होती है। जैसे हमको हमारे घर वाले या कोई भी जो भी हमको छूट देते हैं, जैसे कोई शहर में पढ़ने जा रहा है, बिल्कुल ही किसी तरह से पूरा ही छूट दे दिया जाए कि नहीं हम हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, हम तुमसे कभी बात ही नहीं करेंगे, तो वो निगेटिव फ्रीडम कहलाएगी। वो फ्रीडम कैसी है? निगेटिव। ऐसे ही किसी स्टेट में, किसी राज्य में हम लोग पूरी तरह से फ्री घोषित कर दे, मतलब कि स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं, तो वो कहलाएगा निगेटिव फ्रीडम। और यदि स्टेट हमारे साथ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो कुछ अकाउंटेबिलिटी भी ले रहा है और किसी दूसरे को वो रोक रहा है, ठीक है, गड़बड़ करने से रोक रहा है हमारे साथ। तो जैसे हम लोग हथियार लेकर के नहीं जा सकते, तो हमको हथियार लेके जाने से यदि रोका जा रहा है या हमको कहा जा रहा है कि कोई भी हथियार लेकर के इकट्ठा नहीं होगा या सम्मेलन नहीं करेगा या जुलूस नहीं निकालेगा, ठीक है, तो फिर दूसरे व्यक्ति को भी हथियार के साथ में एक तरह से रोका जाएगा, तो आप सुरक्षित रहोगे। तो ये जो फ्रीडम है ये पॉजिटिव फ्रीडम कहलाता है। रेस्ट्रिक्शंस के साथ में जो फ्रीडम होती है वो एक तरह से पॉजिटिव फ्रीडम होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अर्थ अजीब लग रहा है ना, पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम। किसी बच्चे को कोई कहे कि मैं 16 साल का हो गया हूँ या मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं एडल्ट हो गया हूँ, मुझे अब फ्री कर दीजिए, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये उसके लिए नुकसानदायक फ़ायदेमंद है? हाँ, उसके लिए भयंकर नुकसानदायक हो सकता है। उसको फ्रीडम अच्छी तो लगेगी लेकिन उसका नुकसान भी है। क्या? नहीं, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, स्टेट के लिए तो है ही है, स्टेट के लिए ही है सारे। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। है तो स्टेट के लिए, स्टेट ही करेगा, स्टेट के अगेंस्ट ही तो जाएंगे। जितने भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट में किसके अगेंस्ट है? इंडिविजुअल के अगेंस्ट थोड़ी, स्टेट के अगेंस्ट ही। तो मैं तो फ्रीडम का उसका बता रहा था, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, ठीक है। तो फिर देखिए सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है किस पे हुई है? आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस पे हुई है। किस पे हुई है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है इसके ऊपर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और यहीं पर पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकल कर के आया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन। और ये पहली बार में ही आ गया, वही पहले संविधान संशोधन के वहीं, बल्कि पहले संविधान संशोधन से पहले ही एक तरह से जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही थी, पहले संविधान संशोधन के बाद की बात है, तो खास करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बोलते थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर के मामलों में बोलते थे तो नेहरू के अगेंस्ट उनका पावर दिखता था, उनकी स्पीच थोड़ी भारी होती थी। तो वो जब न्यूज़पेपर वाले और मीडिया वाले जब छापते थे, तो ऐसे तो संसद में तो गिने चुने लोग थे, लेकिन जब उसको न्यूज़पेपर में छपता था और लोग देखते थे तो उनको लगता था कि नेहरू की इमेज जो है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है, नेहरू की इमेज। तो फिर उन्होंने एक तरह से प्रेस के ऊपर पहला कंट्रोल जो है वो लाने की कोशिश की थी। तब ये निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उससे कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो कौन सा केस है, वो जाकर के आप देखेंगे, नेहरू वर्सेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिबेट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो उस केस का नाम और कौन सा न्यूज़पेपर कौन छापता था और सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक रुकावट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस की शुरुआत हुई कि आप क्या क्या नहीं बोल सकते, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्शन में आती हैं और आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये फिर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लिसिट जो संविधान में क्लियर मेंशन है, सीधा सीधा ही साफ साफ लिखा हुआ है और दिखता भी है, ठीक है। और इम्प्लिसिट का मतलब है कि जहाँ आपको मीनिंग निकालना पड़ता है ना, उसमें से मीनिंग निकालना पड़ता है। जैसे राइट टू लाइफ पढ़ते हैं हम तो तरह तरह के मीनिंग निकलते जाते हैं कि इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात करें तो इम्प्लिसिटली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा चर्चा फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसकी हुई है, प्रेस की स्वतंत्रता। और एक और केस आया था, आपको पता है, श्रेया सिंगल केस। श्रेया सिंगल केस, तो श्रेया सिंगल जो थी वो लॉयर थी, लॉ की प्रैक्टिस कर रही थी, और बाल ठाकरे की उनकी डेथ हुई थी, तो उनका जो है वो अंतिम यात्रा निकलनी थी। तो उसके लिए मुंबई को जो है पूरा एक तरह से बंद सा हो गया था, क्योंकि चक्का जाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतने लोग थे अंतिम यात्रा में कि रास्ते वगैरह भी सब बंद थे। तो उसने जो है फेसबुक पे एक तरह से एक कमेंट कर दिया था उस समय में कि ये जिनको मानना है वो माने, बाकी जिनको कोई काम से जाना है, कहीं जाना है, तो उनके लिए तो रास्ता होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी चला गया हो। ऐसा कुछ उसने कमेंट कर दिया। तो उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसको लाइक कर दिया। तो जिसने लाइक किया और जिसने कमेंट किया उन दोनों को जेल हो गई 66A में, IT एक्ट 2066A। तो सुप्रीम कोर्ट गई वो कि ऐसा कैसे, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम उस लीडर को नहीं मानते या हम उस लीडर को उस तरह से नहीं मानते कि उस दिन हम छुट्टी रखें, हम तो काम करना चाहते हैं। तो और ये बात हमने एक्सप्रेस कर दी, तो क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया है तो ये कोई वायलेशन नहीं है। और उसी का फ़ायदा हुआ कि उसके बाद 66A जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हटा ही दिया IT एक्ट से। हालांकि वो कई साल तक प्रैक्टिस में रहा और पुलिस थानों में पुलिस वाले उसके 66A में जो है लोगों को गिरफ्तार करते रहे, जो गलत था, क्योंकि वो ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया। उसके बावजूद भी लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए, कई कानून सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए, कई कानून जो है यहाँ पर विधानसभा रिपील कर देती है, नया बना देती है, लेकिन उसको प्रचलन में आने में 10 साल लग जाता है भारत में। तब तक बहुत सारे पटवारी, बहुत सारे तहसीलदार, बहुत सारे SDM, बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे पुलिस वाले, IPS, ये सब उसको एक्सरसाइज कर चुके होते हैं 8-8, 10-10 साल तक। जो ख़त्म हो गया उसको भी कर देते हैं
उसके आधार पे कई लोगों को वंचित कर देते हैं। फिर वो जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी गड़बड़ हो जाती है, लोअर कोर्ट में। फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब बताते भैया ये खत्म हो गया, ये तुम कैसे पास करते आ रहे हो। तो इसीलिए वो अपील की व्यवस्था रखी है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स जो हैं जितने भी, उनमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, उनमें दिक्कत है ना। तो वो अपनी मर्जी से बहुत सारे ऐसे कानून जो ख़त्म हो गए, जिनको बदलाव कर दिया, जिनमें नया कुछ जोड़ दिया, वो अपनी पुरानी किताबों से ही चलते रहते हैं और फैसले देते रहते हैं और जनता उससे प्रभावित होती रहती है। तो ढेरों लोग श्रेया सिंघल केस के बाद में 66 ए के स्ट्राइक बाउंड होने के बाद भी ढेरों लोग जेल गए हैं। आईटी एक्ट में ढेरों लोग गए। बाद में गृह मंत्रालय को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, अलग से बताना पड़ा पुलिस थानों को, यानी सारे एसपी को पत्र लिखे गृह मंत्रालय ने कि आज के बाद इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे। ये अभी लिखे हैं 3-4 साल पहले, लेकिन 7-8 साल तक तो प्रैक्टिस होता रहा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तब भी अभी भी बहुत सारे कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, डाइल्यूट कर दिए, लेकिन पुलिस वालों को अभी पुराना ही रटा हुआ है अपना, तो वो उसी में अंदर करते रहते हैं, जबकि उसमें आप अंदर कर ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो ये प्रचलन में आने में टाइम लगता है, तो उसका एक उदाहरण है ये। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला द हिंदू का केस है, द हिंदू का बहुत फेमस केस है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस में टीवी भी आ जाएगा। और यहाँ एक और मुद्दा उठता है कि पर्सन का मतलब क्या है। तो ये सिटीजन को दिए हैं, ये सिटीजन को दिए हैं। और जब पर्सन की बात आती तो पर्सन क्या होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को पर्सन माना गया है, ध्यान रखिए कानून में। जहां जहां पर्सन लिखा है वहां नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है। स्टेट के वहां पर यह है कि वहां पर भी स्टेट, मान लिया जाए कोई कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है, और वो पब्लिक काम कर रही है और बहुत डीपर इन्वॉल्वमेंट है उसका। जैसे टीसीएस पासपोर्ट बनाती है, पासपोर्ट बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बजाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाती है। तो जब वो पासपोर्ट बना रही है और अगर वहाँ वो कोई भेदभाव करेगी पासपोर्ट बनाने में, ऐसे में क्या लगेगा, ऐसे में स्टेट के अगेंस्ट ही माना जाएगा। यानी टीसीएस को क्या माना जाएगा, स्टेट, क्योंकि वो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रही है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी कंपनी को कोई इस तरह से नुकसान हुआ, तो कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया, उसको पर्सन माना जाएगा, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो दो तरह की चीजें, क्या कंपनी भी स्टेट हो सकती है, हाँ कंपनी भी स्टेट हो सकती है। क्या कोई कंपनी पर्सन हो सकती है, हाँ वो पर्सन भी हो सकती है। तो कंपनी स्टेट भी हो सकती है और कंपनी पर्सन भी हो सकती है। पर्सन जब बोलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। थोड़ी डिबेट उस लेवल पे जाती है, तो बहुत उसमें बहुत सारे केसेस निकल करके आते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके, इन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बालाजी टेलीफिल्म वाला बहुत फेमस केस है, लिखते जाइए चाहे, बालाजी टेलीफिल्म वाला केस है। बीसीसीआई वाला केस है, बीसीसीआई को भी उन्होंने जो है दर्जा दिया है स्टेट का, ठीक है। तो कभी भी जब उनके अधिकारों का हनन होगा, तब वो अपने आप को पर्सन की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह पेश लेके आएंगे। और जब वो किसी का करेंगे और मान लीजिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, डीपर इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वो जैसे इनकम टैक्स का जितना भी काम है आपका, जो इनकम टैक्स का डेटा जो कुछ भी वो करता है, वो कौन करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है। इनकम टैक्स का जो पूरा डेटा आपका जो मैनेजमेंट है वो किसका है, नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस, हाँ वो इन्फोसिस देखती है, ठीक है। पैन कार्ड और इनकम टैक्स की वेबसाइट, इनकम टैक्स की पूरी वेबसाइट, टेन नंबर, पैन नंबर, सारे ये जो डील करते हैं ना, ये कौन करती है, इन्फोसिस करती है। आधार कार्ड कौन करता है, बाद में हमने UIDAI बना दिया, लेकिन वो नंदन नीलेकणी वो इन्फोसिस से ही रिटायर होकर क्या है, रिजाइन दे के ले आए। प्राइवेट आदमी है, गवर्नमेंट ने उन्हीं को कहा कि हमारे लिए ये बना दो, तो वही बनाते हैं। तो एक तरफ इन्फोसिस है, एक तरफ TCS है, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या कहलाएंगे, वहाँ पर आकर के स्टेट कहलाएंगे,
ठीक है। उसके अलावा एक एक मुद्दे पर जाएंगे। तो क्या यहाँ पर जुलूस निकालने का और ये जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में इसमें हड़ताल का अधिकार हम लोगों ने वहीं से, हड़ताल का अधिकार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही हड़ताल हम लोग करते आए हैं, ठीक है। तो क्या हड़ताल का अधिकार है? हाँ, उन्होंने कहा देखिए हड़ताल का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संविधान आपको हड़ताल का अधिकार नहीं देता, लेकिन इलीगल भी नहीं है। उन्होंने, देखिए कुछ चीजें समझिएगा, एक होता है इलीगल, एक होता है नॉट लीगल। एक होता है इलीगल और एक नॉट लीगल। तो वो नॉट लीगल है, यानी लीगल नहीं है, ठीक है, यानी कानूनी नहीं है, कानून आपको इजाजत नहीं देता। तो फिर क्या गैर कानूनी है? तो जितनी चीजें नॉट लीगल होती है वो इलीगल नहीं होती, ध्यान रखिए। इलीगल का मतलब होता है कानून के अगेंस्ट, कानून के खिलाफ। तो क्या वो कानून के खिलाफ है? नहीं, कानून के खिलाफ नहीं है। कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कानून इजाजत नहीं देता आपको हड़ताल करने की। तो वो इलीगल नहीं है, नॉट लीगल है, ठीक है। तो नॉट लीगल और इलीगल में अर्थ समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो अनैतिक है, जिसको ठीक तरीके से नहीं देखा जाता। विवाह के अलावा जो संबंध हैं, विवाह के अलावा जो संबंध होते हैं किसी भी व्यक्ति के भारत में, उनको इलीगल नहीं मानता है कोर्ट। वो क्या मानता है? नॉट लीगल, ठीक है। यानी कि किसी को विवाह के अलावा किसी संबंध में रहना है तो वो रहे, लेकिन वो अपनी रिस्क पर है। आप उसके लिए कोर्ट में नहीं आ सकते हो रेमेडी के लिए। हाँ, लेकिन उससे अगर बच्चे हो गए तो फिर वो कानूनी, क्योंकि बच्चों का तो कोई दोष नहीं होता, इसलिए वो कानूनी उत्तराधिकारी हैं। तो इंडियन सक्सेशन लॉ में जो हमारा जो हिंदू सक्सेशन लॉ है, उसके अंदर होने वाले बच्चे, यहाँ तक कि जो दूसरी पत्नी है उसको भी हिस्सेदार माना गया संपत्ति, सक्सेशन लॉ में उसको भी माना गया। उस विवाह को अवैध नहीं माना गया, जबकि विवाह नहीं हो सकता, ठीक है, वो लीगल नहीं है, लेकिन उसको इलीगल नहीं माना है। तो नॉट लीगल और इलीगल को समझिएगा, ठीक है। तो फिर उससे होने वाले बच्चे, लिव इन में अगर कोई है और लिव इन में अगर कोई बच्चा हो गया तो वो उसका पिता कहलाएगा और उसकी प्रॉपर्टी पे उसका हक होगा, ठीक है। तो उसको लिव इन बोलेंगे, उसको जो शादी होगी वो उसकी मैरिज जो भी होगी, उसके जो बच्चे होंगे उसके समान उसके भी अधिकार होंगे, ठीक है, उसके भी समान अधिकार होंगे। अभी 2005 से तो लड़कियों के भी अधिकार हैं हिंदू उत्तराधिकार में, हिंदू सक्सेशन लॉ में लड़कियों के उत्तराधिकार हैं, यानी कि महिलाएं जो हैं वो उत्तराधिकारी होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली उत्तराधिकारी होंगी। 2005 में कानून बना है कि जो बहनें होंगी, लड़कियां होंगी, हमारा वो जो bhugiyan.com जो हमने बनाया है लॉ के लिए, तो उसको जाके देखिएगा, उसमें हमने महिलाओं के उत्तराधिकार का वहाँ दिया हुआ है। तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली है। 2005 से पहले भी जितनी महिलाएं पैदा हुई हैं वो जन्म से ही उत्तराधिकारी हैं उसकी संपत्ति, जन्म से ही। चाहे पिता की मृत्यु 2005 से हो गई, पहले हो गई, तब भी। मान लीजिए किसी महिला का जन्म 1960 में हुआ था और कानून बना 2005 में, लेकिन 1960 में जिसका जन्म हुआ वो भी उस परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हैं, ठीक है, उतनी ही हिस्सेदार है, भाई के बराबर ही। मुसलमानों में कितना होता है? मुसलमानों में आधा होता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जाएंगे तो वहां पर महिलाओं में संपत्ति का अधिकार जो है वो 2005 से नहीं है, वो पहले से है। तो उसको उसका एक और उल्टा एक हिस्सा कम मिलता है उसको, ठीक है, उसको महिलाओं को वहां पर एक हिस्सा कम मिलता है, लेकिन वहां महिलाओं का उत्तराधिकार पहले से था, शुरू से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में, यानी वहां जो बहनें थी उनको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पटवारी होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, उनको नाम दर्ज करना ही होता है उसमें, उनके महिलाओं का नाम उनको दर्ज करना है, फिर वो
साइन करा के बकायदा वो जो अब नोटरी वोटरी से नहीं होता, अब तो रजिस्टर्ड ही दान पत्र होता है, एक तरह हक त्याग होता है, जिसमें 0.5% जो है वो ड्यूटी वो भी लगती है, स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, जितना टोटल वैल्यू है उसका। और फिर वो अपना एक तरह से अपना अधिकार छोड़ती हैं, उसको हक त्याग बोलते हैं। तब वो पूरी भूमि जो है वो इधर हो पाती है, भाइयों की हो पाती है, अदरवाइज उनका नाम चलेगा और नाम जोड़ना ही होगा उनका, उसको कोई मतलब अलग से नहीं कर सकते। विवाहित होंगे, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं अभी इन दिनों में कि क्या विवाहित होंगी तब भी? हाँ, विवाहित होंगी तब भी। और अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या उनका पति का नाम आएगा? हाँ, उनके पति का नाम भी आएगा, लेकिन उनका पति उसको सेल नहीं कर सकता। उनके बच्चों का नाम आएगा, हाँ उसके बच्चों का नाम आएगा, वो सेल कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, लेकिन पति सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर पति भी मर गया और बच्चे भी नहीं हैं तो फिर क्या होगा? तब वो रिटर्न हो जाएगी वापस अपनी मूल फैमिली में, पिता वाली फैमिली में, लड़की के पिता के वहाँ जाएगी। तो ये इस तरह का है, तो थोड़ा सा झमेला है, अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये मैं इसको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जो सक्सेशन लॉ है, ये सब है, ये यहाँ उसको वो राइट देता है। तो जब हम राइट की बात करते हैं इस तरह से, तो उसके बहुत सारे इम्प्लिसिट मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, मतलब आसान नहीं है राइट को इस तरह से, केवल इस तरह से समझना। तो जब हम प्रोफेशन की बात करें तो क्या कोई भी प्रोफेशन कर सकेगा? हाँ कर सकेगा, लेकिन टेक्निकल वाली चीज़ें हैं जहाँ एक्सपीरियंस की बात है, तो जैसे किसी का इलाज करना है, डॉक्टर है तो फिर उसको डॉक्टर होना होगा, कानूनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून की जानकारी दे रहे हैं तो लॉयर होना होगा। ठीक है, तब आप कानून की जानकारी दीजिएगा। तो आप जहाँ विशेषज्ञता है वहाँ विशेषज्ञता आपको हासिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। कोई भी किसी को किसी प्रोफेशन को करने से रोक नहीं सकता, घूमने फिरने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। पर यहाँ सब जगह सिटीजन लिखा हुआ है, तो क्या विदेशी आदमी बोल नहीं सकेगा? विदेशी आदमी घूम फिर नहीं सकेगा? विदेशी आदमी व्यापार नहीं कर पाएगा? विदेशी आदमी इस तरह से नहीं कर पाएगा? वो कर सकेगा, वो भी कोई मुंह पे ताला लगा के नहीं बैठा है। वो जब भी कोई बाहर से आता है तो वो बोलता भी है, वो किसी जुलूस में शामिल होना होता है तब भी होता है, जो कुछ, पर जैसे धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसको ऐसा बोलने पर किसी ने रोका, पुलिस वालों ने या किसी ने, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि देखो मुझे राइट है और ये मुझे रोक रहे हैं, तो कोर्ट उसकी सहायता नहीं करेगी। पर राइट्स का मतलब समझ में आ गया। इसलिए वहाँ पर नो सिटीजन शेल प्रिवेंट, तो नो सिटीजन शेल प्रिवेंट इसलिए लिखा है कि उनको नहीं रोकेंगे, किसी भी नागरिक को नहीं रोकेंगे। तो फिर क्या पर्सन को रोक पाएंगे? हाँ नहीं, पर्सन को रोक सकते हैं, लेकिन अगर रेमेडी का मौका आया तो फिर उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ 19 में समझिएगा, पूरा 19 इसी के ऊपर चलता है। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन में सब जगह वही है कि पब्लिक ऑर्डर को आप खराब नहीं करेंगे, डिग्निटी को बना के रखेंगे, समाज की गरिमा को बना के रखेंगे, पब्लिक ऑर्डर बना के रखेंगे। ठीक है, यही चीज़ें हैं, लगभग कॉमन है, तो उसमें ज़्यादा नहीं है। आइए 20 की तरफ चलते हैं। 20 में दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा, जो हमने भूज्ञान.com में डाला है, द्वैध दंड विधान, यानी कि डबल जेपार्डी का एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने वहाँ। तो डबल जेपार्डी है, और एक है कि कोई किसी भी व्यक्ति को आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करने देंगे, स्वयं के खिलाफ दोष सिद्धि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते अपने खिलाफ बयान देने के लिए, अपने खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो कोर्ट में वो अपने खुद के खिलाफ गवाही दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पुलिस में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो जनरली कोर्ट में नहीं माने जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस ने अपने दबाव में इनसे बयान दिलवाए हैं। तो कोर्ट में जब जज के सामने वो जो बोलता है उसे ही सच माना, इसलिए अधिकांश मामलों में इसीलिए वो केस गिर भी जाते हैं कि हम गवाह मुकर गए और वो हो गया, तो विटनेस होस्टाइल हो गया हम जब बात करते हैं, तो उसका कारण यही है। ठीक है ना, क्योंकि पुलिस के सामने जब जो बयान दिए गए हैं उसको वो बदल जाता है। तो वो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रोकना। और दूसरा है डबल जेपार्डी।
किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो जो हमने एग्जाम्पल दिया है हमारी वेबसाइट पे देखेंगे आप लोग, तो वहाँ हमने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिया है कि प्रशासनिक अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, ये दरअसल माइनिंग माफिया को और इनको जहाँ कहीं पकड़ रहे हैं, मान लिया जाए किसी ने एक जगह वो रॉयल्टी दे दिया है या कुछ चुका दिया है, ऑलरेडी सजा पा ली है, यानी उसके ऊपर कोई दंड लगा, आर्थिक दंड लगा और उसने रसीद कटा लिया, तो क्या उसको अब अधिकार है ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत ले जाने का और सैंड ले जाने का और खनिज ले जाने का, कुछ भी? तो जो माइनर मिनरल्स हैं उसके मामले में उनमें कहा गया है कि अगर उसने एक जगह वो कर भी दिया है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसको डबल जेपार्डी नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है कि आप वहाँ पर वो जो है वो खनन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, और फिर इसको ले जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ जो लगी है वो केवल माइनिंग के ऊपर लगी है, यहाँ आप इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये एक अपराध की 2 सजा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो डबल जेपार्डी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 22 को वहाँ 20 को वहाँ पर समझाया है। बाकी डबल जेपार्डी के ढेरों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ढेरों एग्जाम्पल हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले में आते हैं हम लोग, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 और ये एक तरह से बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि इस आर्टिकल ने एक तरह का रिवॉल्यूशन किया है। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जो है यहाँ से निकल कर के आए, और इसका इम्प्लिसिट पार्ट जो है वो 99% है। एक्सप्लिसिट जो आपको दिखाई पड़ता है, लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जिसको हम बोलते हैं लाइफ विद डिग्निटी, तो ये केवल 1% पार्ट है जो एक्सप्लिसिट पार्ट है, जो आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये अधिकार दिया गया है। ये 1% पार्ट है। 99% कौन सा है? इम्प्लिसिट पार्ट है, जो इसमें छुपे हुए अधिकार हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार छुपे पड़े हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है, 30 के आसपास तो हमने हमारी मैगजीन में और नोट्स में दिया है, लगभग 30 राइट्स हैं। इसलिए बहुत सारे अधिकार जाकर के इसमें जाकर के कन्वर्ज हो जाते हैं, सेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं? तो सबसे पहले तो इसी को देख लेंगे। 21 क्या है? 21 है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सिंपल सी बात लिखी है, और ये है ना सभी के लिए लिखा है, पर्सन को दिया है 21 पर्सन। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिखा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आप किसी की जान ले सकते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि कानून, अब ये देखिए जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि राइट टू इक्वालिटी, तो एक इक्वालिटी की बात हो रही है और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो रही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और एक तरफ बात हो रही है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 21 फिर इसी तरह की 2 बात करता है, एक ब्रिटिश कॉनोटेशन है, एक यूएस कॉनोटेशन है। ब्रिटिश वाले में क्या है? ब्रिटिश वाले में ये वाला है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। वहाँ हमने लिया था राइट टू इक्वालिटी यानी रूल ऑफ लॉ, वो ब्रिटेन से लिया था। यहाँ हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यह है कि कानून के द्वारा जो प्रक्रिया एस्टेब्लिश की गई है, स्थापित की गई है, उसके माध्यम से ही किसी के प्राण लिए जा सकते हैं। यानी कानून यदि किसी को फांसी की सजा सुनाएगा 302 में, तो उसकी आप जान ले लीजिए। उसको कई लोग स्टेट किलिंग और वो सब बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। बाकी किसी तरीके से आप किसी के प्राण नहीं ले सकते हैं, फिर वो आईपीसी लग जाएगा, यानी अब भारतीय न्याय संहिता लग जाएगा। ठीक है, फिर तो आपको सजा होगी। तो स्टेट तो करता है, स्टेट तो प्राण लेता है, खास करके इसीलिए जो है वो एनकाउंटर पे सवाल उठते हैं कि एनकाउंटर में आप प्राण ले रहे हैं, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है। तो फिर उसके अगेंस्ट यूएस वाला कॉन्टेशन क्या है? यूएस वाला ये है कि नेचुरल लॉ, एक तरह से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, विधि विहित प्रक्रिया क्या है? एक तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में यह है कि पहले से ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, और फिर एक ही प्राण जो कोई भी काम किया जा रहा है वो ड्यू प्रोसेस किया जा रहा है, लॉ के तहत किया जा रहा है। तो उसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर है एक तरह से जजेस के, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस को देख करके काम, चाहे विधि ने कुछ भी बना दिया हो, कानून कुछ भी बना हुआ, अभी आपका दिमाग क्या कह रहा है, जज को न्याय किस में लग रहा है, वो न्याय दिया जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसा हम 14 पढ़ते हैं तो उन दो को पढ़ते हैं, है ना, राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ दो को पढ़ते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दोनों की टेबल बना लीजिएगा, दोनों का मतलब क्या है वो देख लीजिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा, दोनों के ऊपर बहुत सारी टेबल्स, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको। तो दोनों को पढ़ने की जरूरत है। और भारत में इसकी प्रैक्टिस हुई मेनका गांधी केस से, पासपोर्ट केस से। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? मेनका गांधी केस में ये था कि उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट केस भी बोलते हैं इसको, मेनका गांधी पासपोर्ट केस या मेनका गांधी केस। तो उसमें बात ये उठी थी कि आपको, चूँकि आप जानते हैं कि इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी को उनको नज़रबंद किया गया था, उनके घर से कोई कहीं जा नहीं सकता। मेनका गांधी ने कहा था कि मुझे विदेश जाना है। तो वो उस समय में ब्यूटी क्वीन टाइप, वो जो मिस इंडिया वगैरह कुछ रही हुई थी, और उनको इस तरह से बाहर जाने की इच्छा थी कि मुझे जाना है, जो भी है उनका जो बैकग्राउंड है उन पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मना करता था। वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, तब उन्होंने कहा था कि विदेश जाने का जो अधिकार है ये राइट टू लाइफ का पार्ट है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने में जीने का एक पार्ट ये भी है। कौन सा? कि आपको कहीं भी आने जाने की एक तरह से स्वतंत्रता, वो उधर भी स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ पर भी है। तो ये जीवन जीने का एक पार्ट है, राइट टू लाइफ का इम्प्लिसिट पार्ट है ये, कि आपको कहीं आने जाने से। तो फिर उन्होंने कहा अगर ये जाएंगे तो क्या वापस आ सकते हैं? तो बोला वापस आने का भी अधिकार है, वापस आने का भी अधिकार है, तभी तो जाने का इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को कहीं जाने का स्वतंत्रता आप दे रहे, जैसे कई लोग जिद करे घर पे कि मुझे वहाँ जाना है, तो घर वाले अच्छा तुम चले तो जाओ, लेकिन फिर वापस आने नहीं देंगे। फिर अगर ऐसा कर दे तो फिर वो तो जाने की स्वतंत्रता थोड़ी है, वो तो आने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वापस सही समय पर वापस आने की भी स्वतंत्रता और जाने की भी स्वतंत्रता, तभी तो गरिमा की बात है। अदरवाइज गरिमा कहाँ है फिर? ठीक है, तो वो उसका पार्ट, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो किया था। तो उसको पासपोर्ट केस बोलते हैं, उसको मेनका गांधी केस बोलते हैं, है ना, 1980 का। तो ये आप थोड़ा सा लिखिएगा इसके बारे में। तो ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। फिर उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 19 में अभी बताना भूल गया मैं, कि 19 में जैसे कहा था कि बोलने का अधिकार है, तो न बोलने का भी अधिकार है, मौन रहने का अधिकार भी आर्टिकल 19 का पार्ट है, 19(1)(a) का, जिसमें न बोलने का अधिकार है कि अगर कोई चुप रहना चाहता है तो हाँ, चुप रहने का भी अधिकार है। तो इसी तरह से क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो शुरुआत में था रतीनाम से पहले और भी जो केस हुए थे उनमें था कि हाँ ठीक है, मरने का अधिकार भी, लेकिन हम तो सुसाइड के ऊपर केस बनाते हैं क्योंकि स्टेट की बॉडी है, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। तो फिर बहुत बाद में ये चीज़ उठी कि यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, यूथेनेसिया। तो यूथेनेसिया को तो दो प्रकार के यूथेनेसिया होते हैं, पॉजिटिव यूथेनेसिया और नेगेटिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथेनेसिया वो है कि किसी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए किसी को जान से एक तरह से उसको कि अब ये जी नहीं सकता, वेजिटेटिव स्टेट में काफ़ी लंबे समय तक, अरुणा शानबाग मामला था, तो कभी उसको विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिएगा, अरुणा शानबाग मामला। तो उसमें वेजिटेटिव स्टेट में वो चली गई थी अरुणा शानबाग, ठीक है, और काफ़ी साल तक रही, 42 साल तक रही, 42 ईयर तक रही,
तब उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए तो उसको पैसिव यूथेनेसिया दे सकते हो। पैसिव यूथेनेसिया यानी कि जो आपने लाइफ सपोर्ट, दरअसल उसको मारने के लिए कोई इंजेक्शन, टेबलेट, गोला, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है आपने को, लेकिन मान लीजिए कोई आपने सपोर्ट दे रखा है तो उस सपोर्ट को हटा लेना है, और अगर उससे उसकी डेथ हो जाती है तो ये भी मृत्यु देने जैसा ही है, लेकिन ये पैसिव यूथेनेसिया है क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये पैसिव यूथेनेसिया होगा। और एक्टिव यूथेनेसिया में उसको मारने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, इंजेक्शन देना पड़ता है या कुछ करेंगे, जहर दे दिया, कुछ दे दिया, तो फिर उसको मारने के लिए। तो आप ये संपत्ति के सारे मामले उठेंगे, वसीयत के मामले उठेंगे, तो इसलिए घर वालों को इजाज़त देना है कि यूथेनेसिया करने देना है कि नहीं करना देना, तो प्रॉपर्टी के मसलों में तो झगड़ा हो ही जाएगा ना फिर। तो ये वाला मसला जो है ये इसी का पार्ट है, पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया, ठीक है। तो कौन कौन से केस हैं? रतिनाम केस है, और दूसरा ये वाला अरुणा शानबाग मामला। तो दो मामले जो है आप यहाँ जरूर लिखिएगा। फिर आर्टिकल 21 के अंदर एक और पार्ट आता है कि स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार। तो पॉल्यूशन के अगेंस्ट जितने इन्वायरमेंट के MC मेहता के केस हैं, और भी जो है प्रदूषण वाले केस हैं, बहुत जगह कचरा निपटान वाली प्रणालियाँ हैं, शहर के अंदर जो पॉल्यूशन अभी जैसे दिल्ली में है तो इतना सारा पॉल्यूशन जो माना जाता है, तो क्या इन सभी के मामलों में इनको कुछ नोटिस दिया जा सकता है या कोर्ट से कुछ किया जा सकता है? तो सारे जो आपने देखे तो उनको इम्प्लिसिट राइट माना गया है पर्यावरण के को खराब करने से रोकने के लिए, ठीक है। तो पर्यावरण संबंधी जितने हैं उनमें खास करके MC मेहता हैं, तो उनको लिख लीजिएगा, उनका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। बाकी इसमें जो सबसे बड़ा जो अधिकार जोड़ा गया है वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये बाद में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा नंबर का है? हाँ, 86, ठीक है। और इस अधिकार के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको राइट होगा, फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन। तो ये जीवन जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग RTI को भी इसी के साथ बताते हैं, सूचना के अधिकार को भी। ये भी इम्प्लिसिट राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इम्प्लिसिट राइट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा को भी कुछ लोग बताते हैं, राइट टू लाइवलीहुड है ना, रोजगार का अधिकार है, तो ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी एक्ट FSA, तो ये भी इसका पार्ट है, राइट टू फूड, इम्प्लिसिट पार्ट है। और सबसे बड़ा जो लैंडमार्क केस आया, पट्टा स्वामी केस 2017, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी, जिसके लिए मैंने अलग से लेक्चर दिया हुआ है, तो आप जाके YouTube पे देखिएगा, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर अलग से लेक्चर है, पट्टा स्वामी केस। तो पट्टा स्वामी कौन थे? रिटायर्ड जज थे खुद सुप्रीम कोर्ट के। तो आधार के ऊपर, आधार की अनिवार्यता के ऊपर, जब आधार अनिवार्य कर दिया गया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरी प्राइवेसी का मामला है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि नहीं, शरीर जो है राज्य की संपत्ति है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम शरीर की जानकारियाँ ले रहे हैं, DNA ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, अगर बायोमेट्रिक ले रहे हैं, कुछ भी जो भी हम लोग फिजिकल आपके ट्रेट्स ले रहे हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं मानेंगे कि ये जो है हम आपका कोई वायोलेशन कर रहे हैं या निजी चीज़ नहीं है। तो फिर उनका निजता का अधिकार है, साइलेंस का अधिकार है, सबको एकांत रहने का अधिकार है, यानी कि एकांतता का अधिकार है, साइलेंट में रहने का अधिकार है। इसी में फिर वो जो पटाखे चलते हैं या शोरगुल होता है या DJ बजता है या तमाम प्रकार का, ये सब भी उसका पार्ट है, क्योंकि ये सब राइट टू लाइफ को, अभी वो मर ही गया ना यहाँ पे DJ की वजह से, DJ के साउंड से उसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, भोपाल का ही कैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें राइट टू लाइफ, जो भी लाइफ को थ्रेट पहुँचाता है, जो भी लाइफ को नुकसान पहुँचाता है, जिससे भी मृत्यु होने की संभावना है, जिससे भी मृत्यु सीधी तो नहीं हो रही लेकिन उनके कारणों की वजह से मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी का लाइवलीहुड चला गया, सैलरी नहीं मिल पा रही है तो मृत्यु हो जाएगी, तो भी वो 21 का पार्ट हो जाएगा। कोई किसी को नौकरी से निकाल दे, वंचित कर दे, अच्छा कोई ऐसा कुछ करे कि वो नौकरी पे जा ना पाए,
उसको नौकरी पे जाना है और उसका रास्ता रोकना है मान लीजिए। अब उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो ये भी 21 है। तो जब भी किसी व्यक्ति को सूचना नहीं देना, कोई सरकारी अधिकारी अगर सूचना नहीं देता, मान लीजिए एक आदमी के पास लास्ट अटेम्प्ट था एग्ज़ाम का और उसकी नौकरी लगने वाली थी और उसने सूचना को रोक लिया, अगर वो बता देता है कि हाँ तुम्हारी नौकरी लग गई, तो शायद वो सुसाइड नहीं करता, और उसने चूंकि सूचना नहीं दी इस वजह से वो सुसाइड कर गया। ठीक है, तो जिन जिन कारणों से मौत हो सकती है, देखिए जीवन जीने का अधिकार समझ में आया ना? जीवन जीने का अधिकार क्या है? यानी कि जहाँ जहाँ पे भी बाधाएं हैं जिंदगी के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी समस्याएं आती है, जिंदा रहने में जहाँ जहाँ समस्या आती है, और यहाँ तक कि जल्दी मरना, ये भी उसी का राइट है कि जल्दी नहीं मरने देना उसको। अगर किसी की वजह से जल्दी मरना पड़ रहा है, इसलिए शिक्षा का अधिकार क्यों माना है राइट टू लाइफ में? राइट टू लाइफ में शिक्षा का अधिकार इसलिए माना है कि मान लीजिए कोई आदमी अशिक्षित है और मार्केट में दवाई खाने गया, दवाई खरीदने गया और उस पर लिखा हुआ कि ये बच्चों के लिए नहीं है, और उसने किसी बच्चे को वो दवाई दे दी कि ये बड़ों के लिए है, चूंकि वो शिक्षित नहीं है इसलिए छोटे बच्चे को दे दी, वो छोटे बच्चे से उसकी डेथ हो गई। इसलिए शिक्षा का अधिकार किसका अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अभाव में कहीं साफ साफ लिखा है कि इधर जाना मना है, इधर जाने से मौत हो सकती है, और उसकी मौत हो गई तो चूंकि पढ़ नहीं सकता इस वजह से मौत हुई। ठीक है, तो उन सारी चीजों से वंचित करना किसी को भी, जिनसे कि उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसी सारी चीजों को क्या कहेंगे? राइट टू लाइफ। हाँ, तो बहुत विस्तृत है, बहुत ज्यादा विस्तृत, बहुत ही विस्तृत है। तो इसमें आप जितने अधिकारों में जाएंगे, जितना जितना डीप में जाएंगे उतना आप, तो हमारा अगर नोट्स आप कभी देखेंगे तो उसमें हमने कम से कम 30 के आसपास उसमें ये चीज़ें दी हैं। तो सूचना देना भी ज़रूरी है, खाना देना भी ज़रूरी है, उसको रोज़गार देना भी ज़रूरी है, तो इसलिए रोज़गार भी पार्ट है। ठीक है, शिक्षा देना भी ज़रूरी है, एकांत देना भी ज़रूरी है, यहाँ तक कि विवाह का भी अधिकार है ना? विवाह का अधिकार है। जेल में इसलिए एकांत में नहीं रख सकते जब तक कि बिल्कुल मौत, जैसे किसी को फांसी की सजा है परसों के दिन या एक सप्ताह पहले, उसको अलग करते हैं, अदरवाइज उसको अलग नहीं करते जेल में आप, क्योंकि ऐसे तो आदमी को किसी एक कोठरी में बंद कर दिया तो सर पटक के मर जाएगा, जैसा वीर सावरकर को किया था, कितनी बुरी कंडीशन में रखा था। ठीक है, तो वो वाला आप नहीं कर सकते। फिर किसी का फ़ोन टेपिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का फ़ोन टेप कर लिया, अभी डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता, फ़ोन टेपिंग भी नहीं हो सकता। फ़ोन टेपिंग करने से भी एकांतता का, उसकी प्राइवेसी का हनन है, तो फ़ोन टेपिंग भी नहीं कर सकते। फ़ोन टेपिंग करके उसी को, एक यूरोप से एक निकला है फॉरगिवनेस का अधिकार, राइट टू फॉरगेट। राइट टू फॉरगेट का मतलब जैसे किसी आदमी ने 5 साल की सजा भुगत ली और अभी मान लीजिए 2005 में उसको सजा हुई और 2011 में वो वापस आ गया, तो 2011 में जब वो वापस आ गया, 5 में उसको सजा हुई और 11 में वो वापस आ गया, और ऐसे में गूगल पे जो है वो किसी ने सर्च किया अभी 2024 में कि ये जो व्यक्ति ये कभी जेल गया था, तो उसमें लिखा हाँ ये 2005 से 2011 तक जेल में था, तो उसका तो फिर जीना मुश्किल कर देंगे अभी 2024 में लोग कि तुम सजा याफ्ता हो, तुम तो जेल गए थे। हाँ हाँ, फ्रॉड ही होता है। हाँ और नहीं, कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं। देखो फ़ोन पे क्या, कहीं पे भी कुछ सुनना ही नहीं होता दुनिया में। जिस दिन आपसे अपराध होगा पुलिस वाले आपको उठा ले जाएंगे सीधे। ठीक है फ़ोन पे सुनना, चिट्ठी आना, कोई वो बुला रहे थे, पुलिस वाले भी बोले कि तुम आ जाओ थाने, कभी नहीं सुनना होता, किसी भी चीज़ को नहीं होता। आपसे अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो क्या होगा, आपसे कोई पूछेंगे थोड़ी आप मर्डर करके आ जाओ, आपको उठा ले जाएंगे। थोड़ी पूछेंगे यहाँ आ जाओ, तुम कहाँ हो, ये फ़ोन तुम यूज़ करते हो क्या, या उस तरफ गए थे क्या जिधर मर्डर हुआ, उधर पूछेंगे तुमसे? हाँ नहीं, वो फालतू चीज़ है वो सब। ध्यान रखिए, ज़िंदगी में ध्यान रखिए एक चीज़ कि जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ फर्जी है। आपसे कोई पूछताछ कर रहा है, बैंक में कोई भी अब ज़बरदस्ती आपको जानकारी दे रहा है, आपका फलाना कार्ड बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब फर्जी है। उसका कारण है कि आप अपने काम के लिए कितना वहाँ बैंक में चक्कर काट के परेशान हो जाते, तब जाके काम नहीं होते। यहाँ कौन आपके ऊपर परोपकार करने के लिए आ रहा है? तो सारी फालतू बात है। ठीक है, सारी फालतू बात है।
तो डिजिटल, ये सब कमज़ोर मस्तिष्क वाले लोग, भावुक लोग जो है इन चक्रों में पड़ जाते हैं, नुकसान कराते हैं अपना। ठीक है, हो गया लगभग बातचीत सारी। तो ये 21 वाला हिस्सा है। तो आर्टिकल 21A नया संशोधन है, संविधान संशोधन है, कैपिटल ए, कैपिटल लेटर ए। तो चलो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, 22 से फिर आगे का फिर देखेंगे। चलिए, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंशब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की